हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंद्रकांत देशमुख। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बिलोंग करेगा। और पॉइंट का नाम है गैमेटोजेनेसिस। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का सिंथेसिस पाया जाता है। और गैमेट के सिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये हमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन की अगर बात कर लूँ तो ह्यूमन के दो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए विद रिस्पेक्ट टू मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस जो नंबर में 2 पाए जाएंगे, और फीमेल के अंदर अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी। तो अगर मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करूं तो गैमेटोजेनेसिस के दो प्रकार होंगे, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और जो दूसरा टाइप रहेगा दैट इज कॉल्ड एज oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये हमें लगभग कहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि एब्सोल्युटली ये हमें देखने को मिलेगी मेल्स के अंदर। जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव मेल्स हैं एट द एज ऑफ प्यूबरिटी उनके अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एंड फीमेल की अगर बात की जाए तो उनको एट द एज ऑफ प्यूबरिटी को अटेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बर्थ के पहले से ये प्रोसेस उनके अंदर शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसकी अगर बात की जाए तो मेन दो टाइप है। गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप। एक गैमेटोजेनेसिस का टाइप जैसे हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल के अंदर पाया जाएगा, और फीमेल के अंदर जो प्रोसेस पाई जाएगी दैट इज कॉल्ड एज oogenesis। oogenesis अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ स्पर्मेटोजेनेसिस ये हमें देखने को मिल जाएगा टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर भी अगर हम लोग एंटर कर जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये प्रोसेस बेसिकली देखने को मिलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस या सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये प्रोसेस हमें देखने को मिल जाएगी। अगर मैं oogenesis की अगर बात करूं तो oogenesis का जो प्रोसेस है तो फीमेल के अंदर पाया जाएगा। तो oogenesis बेसिकली ऑकर्ड इन फीमेल्स। एब्सोल्युटली अगर भी बात कर लूं मैं तो ये फीमेल्स के अंदर ही पाया जाएगा प्रोसेस, मेल के अंदर oogenesis हो ही नहीं सकता। यस, तो फीमेल के अंदर इसकी अगर बात कर जाए तो ये ओवरी के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो गैमेटोजेनेसिस के दो अहम प्रोसेस, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। तो विद रिस्पेक्ट टू हमने ये बात कर लिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एज ऑफ प्यूबरिटी पे शुरू हो जाएगा। इसका जो बिगिनिंग है यानी कि स्टार्टिंग जो है एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, एट द एज ऑफ प्यूबरिटी पे शुरू हो जाएगा। सही बात है? यस। बट फीमेल के अंदर oogenesis की अगर बात की जाए तो फीमेल के अंदर की जो oogenesis है बिफोर द बर्थ ये ऑनसेट हो जाती है। बिफोर बर्थ ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हमें याद रखना ही पड़ेगा। अब देखो, तो गैमेटोजेनेसिस के दोनों प्रोसेस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर पाई जाती है जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर, तो इस प्रोसेस का काफी एक अलग सा ही महत्व हमें देखने को मिलता है। यस, तो आगे हम बात करेंगे। अगर मैं बात कर लूँ स्पर्मेटोजेनेसिस की तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें देखने को मिलता है कि जो जो ठीक है सेल शुरुआत में आ जाती है वहां पे, जिन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, जो कि एक डिप्लॉयड टाइप की सेल्स पाई जाती है। तो स्पर्मेटोगोनिया कहानी शुरू हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस की? स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पे हम देखेंगे एट द एज ऑफ प्यूबरिटी जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया आर द काइंड ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। ये होती है डिप्लॉयड सेल्स। तो अगर ये बॉडी के डिप्लॉयड सेल है तो क्या हम इन्हें सोमैटिक सेल कह सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये बिल्कुल से हमें देखने को मिलता है कि एक बॉडी की सोमैटिक सेल का रोल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर जो पाया जाएगा तो होगा 46। तो प्लॉइड इज 2n वेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। तो 46 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सही बात है। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि अगर मैं इसे एक डिप्लॉयड सेल कहूँ स्पर्मेटोगोनिया को, यस, या इसे मैं एक जर्म मदर सेल भी बोल सकता हूँ, जर्म मदर सेल, जर्म मदर सेल। तो बात ये है, तो ये बिहेव कर रही है एज अ सोमैटिक सेल, बिहेव लाइक सोमैटिक सेल। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल बनता है और सवाल ये है,
क्या हर कोई बॉडी का सोमैटिक सेल गैमेटोजेनेसिस कर सकता है? जवाब है ना। तो इसका मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया आर द स्पेशलाइज्ड सोमैटिक सेल जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में पाई जाती है। अगर मैं बॉडी के स्किन सेल की बात कर लूँ तो वो भी तो एक डिप्लॉयड सोमैटिक सेल है, बट क्या स्किन सेल से गैमेटोजेनेसिस शुरू हो सकता है? बिल्कुल नहीं, नो, नेवर। समझ रहे हो आप लोग? यस। बट स्पर्मेटोगोनिया जो एक जर्म मदर सेल है और जो ठीक है सोमैटिक सेल जैसा बिहेव कर रहे हैं, इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस कैसे फॉलो करेगा? क्योंकि दीज आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये कैसी सेल्स है? यस, स्पर्मेटोगोनिया आर अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो बॉडी के अंदर काफी कम सेल जो होती है जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में पाई जाती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल। बात समझ में आ रही है? तो स्पर्मेटोगोन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो शुरुआत है, शुरुआती वाली जो सेल्स है हमारे पास, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। वापस से बोलूंगा कि ये डिप्लॉयड होती है और डिप्लॉयड का क्रोमोसोम नंबर है 46। इट इज बिहेव लाइक द एक सोमैटिक सेल की तरह ये बिहेव कर रही है। यस, पर हर कोई सोमैटिक सेल एट द एज ऑफ प्यूबरिटी पे गैमेटोजेनेसिस नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड पाई जाती है। डिफरेंशिएटेड सेल अब हमें देखने को मिलता है कि वो किसी भी प्रकार के गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगी। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है ये गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे। तो यानी कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की पहली जो सेल है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अभी जो मैंने बोला था आपको कि ये एक डिप्लॉयड सेल है और डिप्लॉयड का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा यहाँ पे? 46। तो डिप्लॉयड का क्रोमोसोम नंबर है 46। नाउ दिस सेल अंडरगोज डिवीजन, ये जाएंगे नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन में जाएंगे और साथ ही साथ ये डिफरेंशिएट होना भी शुरू कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशिएशन करके एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स यहाँ पे फॉर्म करी जाएंगे और उन सेल्स को हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे मैंने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान से देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया कौन सी सेल है? एक डिप्लॉयड सेल है, द क्रोमोसोम नंबर इज 46. While the primary spermatocyte is also the kind of diploid cell where the number of chromosome will be 46. तो दोनों भी हमें एक जैसी देखने को मिल रही है। तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में कौन सा वाला डिफरेंस आ सकता है? तो डिफरेंस के लेवल पे अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोगोनिया अनडिफरेंशिएटेड है एंड नाउ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन करके हमने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो डिफरेंस किस बात में आ गया? डिफरेंशिएशन का फर्क यहाँ पे आ जाता है। अब देखो, और यहाँ पे जो डिवीजन की प्रक्रिया हमें देखने को मिल जाएगी तो दैट विल बी द नॉर्मल माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस। फिर आप लोग बोलोगे सर गैमेटोजेनेसिस तो शुरू हो गया, मियोसिस शुरू होना जरूरी है, बट मियोसिस के पहले वहाँ पे कुछ सेल्स बनाए जाएंगे, माइटोसिस से ही सेल्स बनाए जाते हैं। ये नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन पाया जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का सिंथेसिस किया जाएगा। अब हम चलेंगे मियोसिस की ओर। यस, तो अब हमें बात करनी है मियोसिस के अंदर, और मियोसिस के अंदर जो सेल एंटर करने जा रही है दैट सेल इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान से देखो, स्पर्मेटोगोनिया से कौन आया था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आ गया था। यस, जो किस टाइप की सेल है? डिप्लॉयड सेल है where the number of chromosome is 46. Now this cell undergoes meiosis, ये जाएगी मियोसिस के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मियोसिस। और मियोसिस का जो पहला डिवीजन होगा दैट इज द मियोसिस टाइप फर्स्ट, यानी कि मियोसिस फर्स्ट में ये सेल एंटर कर जाएंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट इज द काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। क्या होगा ये? रिडक्शनल डिवीजन। यस, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आरडी लिखूं तो गलत नहीं होगा, रिडक्शनल डिवीजन। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि प्लॉइडी एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो यहाँ पे हमें एक बड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस ये होगा कि रिडक्शनल डिवीजन के बाद प्लॉइडी अब सेम नहीं रहेगी।
प्लॉइडी तो आधी होनी है, हाफ ऑफ द रिडक्शन माना जाता है इसको। तो इस कारण जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है हमारी वो हो जाएगी हैप्लॉइड सेल। क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होएगा यहाँ पे दैट विल बी द यस n इज इक्वल टू 23। तो ये हो जाएगी हमारी n इज इक्वल टू 23 वाली सेल। तो देखो, तो हम लोगों ने अब तक जो बात करी है दैट इज कहानी शुरू करी थी स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया से हम लोगों ने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हम लोग आ गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की ओर। यस, और यहां तक हम लोगों ने देखा था कि मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट किया गया। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैन एंटर इनटू मियोसिस सेकंड। अब रिडक्शनल डिवीजन के बाद मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड का होना भी तय है ना। तो हमेशा ये चीज भी कंपलसरी नहीं कि मियोसिस फर्स्ट के बाद तुरंत ही मियोसिस सेकंड हो जाए। जैसे कि हम लोग oogenesis के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे हॉल्ट किया जाता है। oogenesis की प्रोसेस एक बार शुरू हो जाए तो कंटिन्यू चलते, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे हॉल्टिंग पाई जाती है। बट मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी हॉल्ट नहीं है। बल्कि एक और चीज बोली जाती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, अगर किसी मेल की जिंदगी में एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाए उसके एज ऑफ प्यूबरिटी को अटेंड करने के बाद, तो यह लॉन्ग लास्टिंग चलता है उसके मरने तक। यानी कि वंस दिस प्रोसेस बिगिंस दिस विल कंटिन्यू टिल द डेथ। काफी गजब प्रोसेस है ना। आगे बढ़ता है। तो इस मियोसिस सेकंड को बोला जाएगा इक्वेशनल डिवीजन। क्या होगा ये? इक्वेशनल डिवीजन। और हम लोग जानते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन किसको फॉलो करता है? एग्जैक्टली लुक अलाइक द माइटोसिस, क्योंकि वहां पे ज्यादा बड़े कोई डिफरेंसेस है नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे रिजल्टेंट सेल के बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कौन आ जाएंगे? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस सेकंड एंड प्रोड्यूसेस स्पर्मेटिड्स। क्या बन जाएंगे? यहाँ पे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। स्पर्मेटिड्स, बात तो सही है। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, इधर हम लोग स्पर्मेटिडोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? स्पर्मेटिडोजेनेसिस। और अगर एक प्रोसेस के बारे में वापस से बात कर लूँ तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोला जाएगा। यानी कि इनिशियल स्लाइड पे अगर मैं एंटर कर जाऊं स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्पर्मेटोगोनिया से कौन बन रहा है भाई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इस प्रोसेस को मैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोल सकता हूँ, साइटोजेनेसिस भी बोल सकता हूँ। ध्यान से देखो, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में होता क्या है कि सेल की साइज पहले से ज्यादा एनलार्ज करी जाएगी। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया है जो एक डिप्लॉयड सेल है एज वी डिस्कस प्रीवियसली, इसके अंदर सेलुलर कंटेंट बढ़ जाएगा। जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है सेल के अंदर उस कंटेंट को दुगना किया जाएगा, काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ाया जाता है। तो सेल का साइज भी एनलार्ज किया जाता है और उसके बाद नॉर्मल डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो नाउ दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो ध्यान से देखो, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का रिजल्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद हम लोग आगे पहुंच गए थे और यहाँ पे हमने बात करी स्पर्मेटिडोजेनेसिस के बारे में। और स्पर्मेटिडोजेनेसिस यहाँ पे हम मेंशन कर ही सकते हैं, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मियोसिस सेकंड भी अकम्प्लिश हो रहा है, यानी कि पूरा होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगी। यानी कि स्पर्मेटिड इज नॉट द फाइनल सेल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका मतलब ये है कि स्पर्मेटिड्स के बाद भी कोई एक प्रोसेस और हो सकती है जहां पे स्पर्म को स्पर्म बनना है। यानी कि स्पर्मेटिड्स से बनेगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से कौन बन के आएंगे? स्पर्मेटोजोआ बन के यहाँ पे आएंगे। तो इस चीज के लिए हमें अगले पेज पे स्लाइड पे एंटर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी अब मेरे पास थी यहाँ पे जो सेल थी दैट इज द स्पर्मेटिड। कौन सी सेल थी भाई? स्पर्मेटिड। प्लॉइडी अगर नेचर देखा जाए तो ये हैप्लॉइड हो गया, हैप्लॉइड का नंबर होगा 23। स्पर्मेटिड का प्लॉइडी हैप्लॉइड और नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 23। बात होगी आगे। बट स्पर्मेटिड की जो मॉर्फोलॉजी होगी थोड़ी सी अलग होगी। ये थोड़ा सा
हल्का सा स्पेरिकल देखने को मिलता है। और अगर स्पर्म स्पेरिकल हो जाए ना तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो स्पर्म एक इलोंगेटेड सेल्स पाई जाती है और इलोंगेशन के लिए वहां पे हमें उसी अलग तरीके के सेल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कराना ही पड़ेगा। यस, अब मैं यहाँ पे प्लॉइडी की बात करूं तो स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ की प्लॉइडी में तो कोई अंतर नहीं आएगा, ये हैप्लॉइड ही रहेगा। और जब भी सेल कोई हैप्लॉइड रहेगी, यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसका जो क्रोमोसोम नंबर है एब्सोल्युटली 23 पाया जाएगा ह्यूमन के अंदर। तो क्या अब मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ कि स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट पाया जा सकता है? जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। दीज आर, मैं दोनों के बारे में बात करूं, दीज आर morphologically different cells, morphologically different cells। जी हाँ, यस, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस कहाँ पे पाया जाएगा? मैंने पहले बोला था कि जो स्पर्मेटिड्स है वो थोड़े से ओवल शेप में देखने को मिलेंगे और वाइल द स्पर्मेटोजोआ आर द इलोंगेटेड सेल। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि कुछ इस तरह से हमें ये सेल देखने को मिल जाती है। यानी कि जो स्पर्म है हमारे, अगर मैं इस व्हाइटिश कलर के पोर्शन को, ठीक है, एक्रोसोमल कैप बोलूं, अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाऊं जिसके अंदर पैटर्नल क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, फिर ये रीजन अगर हेड रीजन मानूं, फिर यहाँ पे एक नेक रीजन पाया जाएगा जहाँ पे स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया हमें, ठीक है, ऑब्जर्व होगा, जिसको हम नेबेन कण भी बोल सकते हैं। और नेबेन कण की जो कहानी है ये हम जनरली इंसेक्ट के अंदर देखते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पाइरली अरेंज पाया जाता है, ह्यूमन के अंदर भी पाया जाता है और स्पाइरल अरेंजमेंट ही होती है। बट ये जो रीजन होगा नेक के बाद वाला जो मिड पीस वाला हिस्सा होगा ना, वहां पे पाया जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं स्पर्म की अगर बात करूँ तो ये हेड रीजन होगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा नेक रीजन। नेक रीजन इज ऑल्सो स्पेशल क्योंकि वहां पे सेंट्रोल्स पाए जाएंगे। और नेक के बाद जो रीजन पाया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज मिडल पीस। यस, मिडल पीस के आगे जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज द टेल ऑफ स्पर्म। क्या होगा ये? यस। और फाइनली जो काफी फाइन सा पार्ट हमें देखने को मिलता है स्पर्म का, जो लास्ट वाला पार्ट होता है दैट इज अ फाइन टेल, जिसको हम, ठीक है, टेल पोर्शन ऑफ स्पर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यानी कि यहाँ पे स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ का मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी हमें देखने को मिल जाए। यस, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखना है, जब भी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो यहाँ पे एक और प्रोसेस पाई जाती है एंड दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। आओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग से तीन प्रोसेस हमने देखे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस एंड ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, वेयर द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। और ये जनरली प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि ये परफॉर्म करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सेल की जरूरत पड़ती है। मेल टेस्टिस के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं दीज आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। बट यहाँ पे एक और प्रोसेस है जिसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली इसके मतलब जैसा ही मैचिंग हमें देखने को मिलता है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, और दोनों के अंदर काफी बड़ा एक डिफरेंस पाया जाता है। स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म। स्पर्मिएशन क्या इंडिकेट करेगा? रिलीज ऑफ स्पर्म, while the spermiogenesis is that is a conversion of spermatid into spermatozoa। spermatid into spermatozoa, ये दो हमें चीजें देखने को मिल जाएगी यहाँ। तो हम लोगों ने यहाँ तक जो बात करी है दैट इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। वापस एक बार मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस के, ठीक है, और एक बार चेक कर ले तो ये कहानी शुरू हो जाती है स्पर्मेटोगोनिया से। कहाँ से शुरू हो जाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया। यस, एक ही स्लाइड पे मैं दिखा नहीं पाया आपको, तो यहाँ पे एक बार लास्ट टाइम चेक कर लो आप लोग। स्पर्मेटोगोनिया जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड where the chromosome number is 46। तो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यस, एक बार ही देखेंगे हम लोग अभी प्राइमरी स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स। यस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कौन बनेंगे? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से कौन बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। कौन बनेगा यहाँ पे? स्पर्मेटोजोआ। तो क्या हम लोगों ने यही प्रोसेस अभी
टुकड़ों टुकड़ों में देखे थे, यस। तो यहाँ पे एक और चीज ये है कि ये जो प्रोसेस बोली गई थी यहाँ पे माइटोसिस, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, yes. Primary spermatocyte to secondary spermatocyte, there will be meiosis first, secondary spermatocyte to spermatid, meiosis second, फिर लास्ट में हम लोगों ने जो प्रोसेस देखी थी यहाँ पे, दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे जो प्रोसेस थी स्पर्मियोजेनेसिस। एक चीज का ध्यान रखना है, प्लॉइडी को भी याद रख लो, कभी कभी प्लॉइडी के ऊपर भी सवाल आ जाता है। अप टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे देखना, अप टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो भी सेल्स आप लोग देखोगे वो डिप्लॉइडी पाई जाएगी, जिसका क्रोमोसोम नंबर होगा 46। बट इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो भी सेल आप लोग देखोगे यहाँ पे, एक साथ कलेक्टिवली याद रखने की कोशिश करो, पूरे के पूरे सेल्स हैप्लॉइडी रहेंगे। कौन से रहेंगे? हैप्लॉइड, वेयर द नंबर इज, ठीक है, प्लॉइड इज n, हैप्लॉइड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23। इधर भी मैं बात करूं n इक्वल टू 23 की कहानी। और स्पर्मेटोजोआ भी अगर मैं बात कर लूँ तो ये तो गैमेट है अपना, मैच्योर गैमेट, ये भी n इक्वल टू 23 पाया जाएगा। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप कि आप लोग इसको काफी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब इसकी रेगुलेशन भी पाई जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या होती है? रेगुलेशन। और रेगुलेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो ब्रेन के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पाया जाता है। तो नाउ वी आर डीलिंग विथ स्पर्मेटोजेनेसिस और उसका रेगुलेशन। एक चीज़ और है, स्पर्मेटोजेनेसिस की रेगुलेशन में जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो कुछ एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सेसरी डक्ट का भी रोल पाया जाता है। एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सेसरी डक्ट का भी रोल होता है, जैसे कि स्पर्म के मैच्योरेशन, मोटिलिटी और उसके जो भी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको मैच्योर करवाने के लिए वहाँ पे डक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड का रोल पाया जाता है। अगर मैं एक्सेसरी ग्लैंड की बात कर लूँ तो सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी अहम मतलब रोल प्ले करते हैं। और डक्ट के अंदर तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि एपिडाइडिमिस होगा या वासा डिफरेंस होगा, तो इनका भी काफ़ी, ठीक है, नायाब रोल देखने को मिलता है। यस, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की रेगुलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट्स रेगुलेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो हम लोगों ने कवर कर लिया, अब बात होगी किसकी? रेगुलेशन की। तो देखो भाई, तो हम लोगों ने बोला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑनसेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मेल इंडिविजुअल को प्यूबरिटी एज को अटेन करना पड़ता है। अब सवाल ये है, प्यूबरिटी एज तक का इंतजार क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर काफ़ी अलग अलग लेवल पे चेंजेस पाए जाते हैं, काफ़ी सारे ग्लैंड डेवलप होती है, काफ़ी सारे हार्मोन को रिलीज करना पड़ता है। हार्मोन की ब्लड कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल पे चली जाए तो वो प्रोसेस हमें आगे बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, मेल के अंदर FSH एक हार्मोन है, यस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि जो LH है वो भी वहीं से रिलीज होगा। तो ये FSH एंड LH ये अलग अलग सेल्स पे अटैक करते हैं, यानी कि अपने एक्शन करवाते हैं, तो उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट किया जा सकता है, ऐसा मानिए। और ये सभी चीज़ें कब मुमकिन होगी हमारे लिए? यस, जब मेल एज ऑफ प्यूबरिटी को अटेन करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, हाइपोथैलेमस की डेवलपमेंट हो जाएगी। हाइपोथैलेमस डेवलपमेंट के साथ साथ ये एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस के एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि क्या कंसर्न कर रहा है ये? हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस अब किसी हार्मोन को रिलीज करेगा, और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होगा दैट विल बी वेरी पॉपुलरली कॉल्ड एज GnRH। और GnRH की फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यानी कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और मैसेज कन्वे करेगा टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट जो है, तो इसके रिसेप्टर्स वहां पे पाए जाते हैं, GnRH के रिसेप्टर, तो एंटीरियर हिस्सा काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो नींद में थी उसको जगाने का काम कौन करेगा? यस, हाइपोथैलेमिक GnRH।
तो यहाँ पे हम लोग साफ शब्दों में बयां कर सकते हैं कि GnRH एक्ट्स ओवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पीजी लिखूं तो समझ जाना ये पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है। अब देखो भाई बात ये है कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन रिलीज हो जाए इन द रिस्पॉन्स ऑफ, यस किसके रिस्पॉन्स में हार्मोन रिलीज हो जाए, GnRH के, तो ये कोई ताजुब वाली बात नहीं है या मिरेकल नहीं है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नाउ रिस्पॉन्ड टू द GnRH एंड सीक्रेट, ये सिक्रेशन करेगा दो हार्मोन का, सिक्रेशन ऑफ टू हार्मोन्स, दो अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एक हार्मोन की अगर मैं बात कर लूँ तो एक का नाम होगा FSH, यस FSH, और दूसरा काफी ज्यादा पॉपुलर है जिसको हम बोलेंगे LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो FSH एंड LH ये जो हार्मोन्स है यहाँ पे रिलीज करे जाएंगे और इनका जो रिलीज है वो कहाँ से हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इनका रिलीज हमें देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे बात यह है कि FSH की जो एक्शन होगी तो ह्यूमन मेल टेस्टिस के अंदर जो सर्टोली सेल्स होती है उनके ऊपर जाके सीधा एक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक्ट ओवर सर्टोली सेल्स, किसके ऊपर एक्शन करेगा ये, सर्टोली सेल्स के ऊपर ये एक्ट होगा। वाइल LH एक्ट ओवर, LH के जो एक्शन होगी वो हो जाएगी लेडिक सेल्स के ऊपर, लेडिक सेल, यहां समझ रहे आप लोग। तो लेडिक सेल के ऊपर एक्ट हो रहा है LH हार्मोन, वाइल द FSH एक्ट ओवर द सर्टोली सेल, और दोनों के दोनों सेल्स कहां पे पाए जाएंगे, टेस्टिस के अंदर। बट यहाँ पे एक चीज ये है कि लेडिक सेल की जो लोकेशन होती है टेस्टिस के अंदर वो कहां पे पाई जाती है, इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबल, दो सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में जो सेल्स पाई जाती है। अगर मैं इस चीज को सेमिनिफेरस ट्यूबल बोलूं तो इन दो सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में जो स्पेस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे पाई जाएंगे हमारी लेडिक सेल्स। कौन पाए जाएंगे यहाँ पे, लेडिक सेल। और सेमिनिफेरस ट्यूबल का जो एपिथेलियम है उसके अंदर की अगर बात करी जाए, उसके अंदर की ओर, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से सर्टोली सेल्स देखने को मिल सकते हैं जिनके सराउंडिंग में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया होंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर मैं बात कर लूँ तो दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया जो डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनवाएंगे। तो ये चीजें अंदर की ओर है, यानी कि अगर मैं बात करूँ सेमिनिफेरस ट्यूबल की तो ये अंदर की ओर कहानी चल रही है। बट दो सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में जो सेल्स पाई जा रही है दीज आर द लेडिक सेल, और लेडिक सेल से कौन सा हार्मोन आएगा, LH, while the FSH is secreted from सर्टोली सेल। तो ये दोनों चीजें याद रखना। अब देखो FSH जो सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट होता है तो इन दैट रिस्पॉन्स सर्टोली सेल रिलीजेस प्रोटीन फैक्टर। तो सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करेंगे, प्रोटीन फैक्टर को रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे अगली स्लाइड पे मैं चलता हूँ। सर्टोली सेल्स प्रोटीन फैक्टर को रिलीज करेंगे। प्रोटीन फैक्टर, काफी सारे प्रोटीन फैक्टर्स सेल बॉडी के अंदर बनाए जाते हैं, यस। अब ये प्रोटीन फैक्टर हो सकता है कि इनहांसमेंट या इंडक्शन का काम करे। कौन सी प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसको इंड्यूस करवाने का काम ये करवाएगा, यानी कि ये एक्ट होगा स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। स्पर्मियोजेनेसिस को ये इन्फ्लुएंस करवाएगा। तो स्पर्मियोजेनेसिस का इन्फ्लुएंस होना क्या ये डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस के हेल्प में नहीं जा रहा है, उस एंगल में नहीं बात कर सकते हम लोग, बिल्कुल हो ही रहा है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे इंड्यूस किया जा रहा है। आगे अगर मैं बात कर लूँ इस चीज के बारे में तो सर्टोली सेल के साथ हमने देखा था यहाँ पे लेडिक सेल, टेस्टिस के अंदर जो लेडिक सेल्स थे, लेडिक सेल्स, इसे बनेगा एक हार्मोन जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो एक एंड्रोजन माना जाएगा, यस, यानी कि एंड्रोजन की बात करते हैं। और क्या टेस्टोस्टेरोन का भी स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल हो पाएगा, यस। तो टेस्टोस्टेरोन ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट करता है। बात समझ में आ गई, यस। तो ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल, ठीक है। और लेडिक सेल जो टेस्टिस के अंदर पाई जा रही है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है LH हार्मोन, और LH आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टिमुलेट करने जा रहा है हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड एज GnRH।
तो ये कहानी ऊपर से चलती आ गई और यहाँ पे जाके हम लोग इसको वाइंड अप करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस का एज था काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद उसकी रेगुलेशन को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब कुछ खास चीज़ें स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि 3 to 4 ml नॉर्मल, अगर हेल्दी इंडिविजुअल की बात की जाए 3 to 4 ml ऑफ सीमेन इजैकुलेट किया जाता है, सीमेन इजैकुलेशन किया जाता है, बॉडी के बाहर फेंका जाता है, इजैकुलेशन, यस। और इसके अंदर अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ स्पर्म सेल की अगर बात की जाए तो ये काउंट कुछ, ठीक है, 200 मिलियन से लेके 300 मिलियन की रेंज में पाया जा सकता है, यानी कि स्पर्म की जो काउंट है 3 to 4 ml ऑफ सीमन के अंदर देखा जाए तो इतना हो सकता है। बट ये जो बात हो रही है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी मेल के सीमन के अंदर स्पर्म एब्सेंट भी हो सकता है ऐसा, या हो सकता है कि उसका काउंट एज एज प्रोग्रेस काउंट भी डिक्रीज हो जाए, या किसी, ठीक है, कंडीशन के कारण उसका जो स्पर्म का काउंट है क्या वो भी डिक्रीज हो सकता है। अगर ऐसी चीजें हो जाए तो क्या वो मेल लीगली फर्टाइल हो पाएगा? आपको इन सवाल के आंसर करने पड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा जो मैंने चीजें बोली यहाँ पे, इन चीजों को समझ लीजिए। अब इनमें भी अगर मैं बात कर लूँ तो अगर किसी मेल को फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल कराना है तो इतने जो स्पर्म्स है इसमें भी एक कंडीशन है कि नियर अबाउट 60% जो स्पर्म है वो हमें देखने को मिलती है कि, ठीक है, ठीक ठाक होने चाहिए, मॉर्फोलॉजिकली ठीक ठाक होने चाहिए, मॉर्फोलॉजिकली 60% ऑफ द टोटल स्पर्म जो है उनकी मॉर्फोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए। टेराटोस्पर्मिया वाली कंडीशन नहीं चलेगी यहाँ पे, क्योंकि टेराटोस्पर्मिया में क्या होता है कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बिगड़ जाती है और ऐसे स्पर्म फर्टिलाइजेशन करके कुछ अच्छा इंडिविजुअल को बर्थ नहीं करा सकते, डिफेक्टिव, ठीक है, वहां पे चीजें हो सकती है, या ऐसे स्पर्म को पार्टिसिपेट ही ना किया जाए फर्टिलाइजेशन के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरी एक बात है कि 40% ऑफ द स्पर्म इनके पास विगरस मोटिलिटी होनी जरूरी है। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, विगरस मोटिलिटी, यस। तो ये दो चीजें आपके एनसीईआरटी के पॉइंट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा और काफी प्यारा सा जो कंटेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर का, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट्स रेगुलेशन, यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे से समझ गए होंगे। इसके ऊपर जो डीपीपी आपको मिल जाएंगे उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।